अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अहमद ख़ान है। मैं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर्स। हमें कम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमें कम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत पड़ी क्यों। आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हमें रियल लाइन से कम्प्लेक्स लाइन पे जाना पड़ा। एक प्लेन होती है हमारे पास, जैसे रियल प्लेन, उससे कम्प्लेक्स प्लेन पे जाना पड़ा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखिए, हमारे पास हम अपनी क्लासेस में इसका सलूशन निकालते रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। जबकि इसी कंपैरिजन में हम देखें हमारे पास हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे दोनों साइड पे अंडर रूट ले लें तो हमारे पास इसका जवाब आता है प्लस माइनस 1। लेकिन इसी की कॉरस्पॉन्डेंस अगर हम साथ इसको लेके चलें तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1। और अगर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट ऑफ -1। अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि कैलकुलेटर में जब भी हम अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू डालते हैं तो वो हमें एक मैसेज देता है कैलकुलेटर। और वो मैसेज क्या होता है कि हमारे पास आ रहा है मैथ एरर। यानी हमारे पास जो है एक एरर सामने दे देता है कि मैथ में इस चीज़ का एरर है। आप देखिए, वो साइंटेक्स एरर नहीं देता। साइंटेक्स एरर का मतलब ये होता है कि आपके लिखने में कोई कमी रह गई हो, लेकिन वो यहाँ पे हमें एरर देता है मैथ एरर, यानी मैथ में इस चीज़ का एरर है। और वाकई में इस चीज़ का मैथ में एरर था। फिर मैथमेटिशियंस ने क्या किया, मैथमेटिशियंस ने इस बारे में सोचा कि क्यों ना हम कोई एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करें कि जो इस खला को पूरा कर दे, यानी इस कमी को ओवरकम करने के लिए हमने फिर एक कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इंट्रोड्यूस कराया। तो आपके एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि आयलर ने एक नोटेशन दी, हम यूज करते हैं आयलर्स नोटेशन। सो आयलर ने हमें क्या नोटेशन दी, आयलर ने हमें नोटेशन दी कि आपके पास आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होगा, और उसने ये भी कहा कि आयोटा जो है वो रूट ऑफ -1 के बराबर हो जाएगा। यानी आयलर ने हमारे इस मसले को हल करने के लिए इंट्रोडक्शन दिया कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास रूट ऑफ -1 आ जाए तो हम आयोटा लिख सकते हैं, या -1 आ जाए वहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, या आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब इस चीज़ को ओवरकम इस तरह नहीं किया गया कि बस एक उसने आयोटा जो है वो दे दिया और फिर इसको कहा जी हम जहाँ मर्जी यूज़ कर लें। एक और बात आप लोगों को याद रखनी है कि ये जो आई मैं लिख रहा हूँ, ये सिंपल आई नहीं, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं आयोटा, ठीक है। तो अब उसने क्या किया कि इस आयोटा को लेके मैथ में जब भी कोई चीज़ डाली जाती है तो उसके लिए तमाम चीज़ें सेटिस्फाई करनी चाहिए। जिस तरह से रियल नंबर में हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टीज़ हैं, मल्टीप्लिकेशन हैं, डिवीजन हैं, तो तमाम जो अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ हैं उसने एक कम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस करने के बाद वो सारी सेटिस्फाई की कि हाँ, अगर मैं आयोटा इंट्रोड्यूस करवा दूँ तो ये चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं। तो जब उसने तमाम चीज़ें सेटिस्फाई करवा ली तो एंड में जाके उसने कहा कि हाँ, हमारे पास एक कम्प्लेक्स प्लेन है जिसमें कम्प्लेक्स नंबर्स लाई करते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके बियॉन्ड द कोर्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे उस चीज़ पे स्ट्रिक्ट रहें जो हमारे कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास आयलर्स की एक नोटेशन थी। अब हम जाते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स पे कि कम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं। दो तरह की हम डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन लिखते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है। तो इसकी बड़ी आसान सी आपने 9th क्लास में भी देखी होगी कि हम कहते हैं एन एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी क्या फॉर्म हो, एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। कि हमारे पास कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में होगा और x और y जो खुद एक नंबर्स हैं वो रियल से बिलोंग कर रहे होंगे तो वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। इसको सेट नोटेशन में अगर डिफाइन किया जाए तो इस तरह से होता है कि कम्प्लेक्स सेट को हम इस तरह के C से डिनोट करेंगे और हमारे पास होगा इस सेट में तमाम वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो इस तरह की फॉर्म के होंगे, सच दैट
x and y belongs to रियल नंबर्स। अच्छा, अब आप गौर करें, आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं, इस r को ये थोड़ा सा सिंबॉलिक r है, इसकी जगह आप लोग सिंपल एक r पढ़ते हैं, ये एक सिंबॉलिक c है, इसकी जगह आप सिंपल c पढ़ते हैं। जब भी इस फॉर्म में आएगा c या r, इसका मतलब होता है एक कंप्लीट सेट की बात की जा रही है कि ये एक कंप्लीट सेट है। किस तरह से ये एक सेट है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये एक ऐसा सेट है कि हम कोई भी नंबर लें इस सेट का, उनको ऐड करेंगे तो उसका जवाब इसी फॉर्म में आएगा, कोई भी नंबर लें उसका प्रोडक्ट करेंगे उसका फॉर्म इसी जवाब में आएगा। तो अब ये फॉर्म है क्या? इस फॉर्म, ये जो फॉर्म बनी है दो चीजों से मिलकर बनी है, एक रियल पार्ट से मिलकर बनी है और एक इमेजिनरी पार्ट से। अब हमें इस चीज की आइडेंटिफिकेशन करनी है कि इसमें से रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। जब भी आपके पास ये डेफिनेशन दी जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो साथ लाजमी लिखा जाएगा कि वेयर i इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1। यानी यहां पे हमेशा बताया जाता है कि इस i की जगह क्या बात हो रही है, और ये x y कोई भी रियल नंबर से आप लोग वाकिफ हैं ऑलरेडी कि वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 -2, पॉइंट्स में, डेसिमल्स में, फ्रैक्शन में। इस दुनिया में लिखे जाने वाला हर नंबर एक रियल नंबर है। आप लोग इसको आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, अगर आप गौर करें कि ये x और y मैंने बताया रियल नंबर में से हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर बने हैं एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से। अब हमने ये देख रहे हैं कि इसमें से इसका रियल पार्ट क्या होता है। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा y, इसमें से रियल पार्ट क्या होगा? ये पूरे नंबर है, मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी पार्ट को मिला के बनाया गया है। तो इसमें से रियल पार्ट क्या होगा? इसकी रिप्रेजेंटेशन आपके पास बुक्स में अक्सर इस तरह से की जाती है, रियल पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा y, और इसका रियल पार्ट हमारे पास है x। तो आपने हमेशा याद रखना है हमारे पास रियल पार्ट क्या है, x की वैल्यू, x कोई भी नंबर हो सकता है। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा y। तो अब इसका इमेजिनरी पार्ट देखें, अगर आप हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है वो y है। यहां पे आपने एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि इमेजिनरी पार्ट y है, ना कि आयोटा y है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि जब भी उनसे पूछा जाता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो वो लिख देते हैं आयोटा y। ठीक है, तो ये चीज आपने गौर करनी है। यहाँ पे एक चीज नोट कर लें कि इमेजिनरी पार्ट इज y, नोट आयोटा y। तो जब भी आपसे पूछा जाए आपने सिर्फ ये देखना है आयोटा। अब यहाँ पे हमें जो आयोटा लिखा हुआ नजर आ रहा है वो हमारे पास क्या आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में से हमारे पास कोई भी इमेजिनरी पार्ट कौन सा है और रियल पार्ट कौन सा है। लेट्स सपोज अगर मैं एक एग्जांपल कंसिडर कर लूं, मेरे पास एक नंबर है 5 प्लस 4 आयोटा, और मैं इसका रियल पार्ट बताना चाहता हूं। तो रियल पार्ट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा हमारे पास क्या होगा? मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कि आयोटा जो है वो हमारे पास सिर्फ किस लिए लगता है कि हमें पता लग सके कि वो आइडेंटिफिकेशन देता है इमेजिनरी पार्ट की। तो इसका रियल पार्ट हमारे पास 5 है। इसी तरह से इसी नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल्स टू 4। तो इस तरह से देखिए, मैंने अब इमेजिनरी पार्ट में सिर्फ 4 लिखा है, आई नहीं लिखा, यानी मीन्स आयोटा नहीं लिखा, इसलिए कि आयोटा सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन दे रहा है मुझे कि मेरा इमेजिनरी पार्ट कौन सा होना चाहिए। तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और उनका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। अब देखें, अगर आप लोग ध्यान से इस चीज़ को मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा सेट है कि इसके दो एलिमेंट्स को उठाएं, उसको ऐड करें तो उसका जवाब इसी फॉर्म में आएगा, x प्लस आयोटा y, यानी रियल और इमेजिनरी में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करें किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, वो इसी फॉर्म में जवाब दे देंगे। आप अंडर रूट लें, वो भी इसी फॉर्म में। यानी जो जो ऑपरेशंस आप मैथ में कर सकती हैं, अगर वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर करेंगे तो उसका जवाब भी जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही आएगा। अब हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, अक्सर आपके एमसीक्यूज में भी आ जाता है
हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी रियल नंबर को, एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये हमारे पास नोट क्या है कि किसी भी रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट्स सपोज ऐसा कैसे मुमकिन है, क्योंकि हमने बताया कि एक रियल प्लेन जो है वो अलग होती है और कॉम्प्लेक्स अलग। देखिए जब रियल हमारे पास खत्म हो गई थी तब हमें कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ी, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि वो सारे ऑपरेशंस भी सेटिस्फाई करती है कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन रियल से एक बड़ी प्लेन है। अगर मैं एक रियल नंबर लिखता हूं 5, ये एक हमारे पास रियल नंबर है, ये हमारा 5 जो है वो रियल सेट में से आ रहा है। अब क्या मैं इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकता हूं या नहीं? अगर आप गौर करें तो मैं लिख सकता हूं 5 + 0 आयोटा, यानी इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो अब देखें एक रियल नंबर लिया था और वो रियल नंबर हमारे पास क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया। तो नोट हमारे पास क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हम रियल नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको कोई भी रियल नंबर दे दिया जाए और कहा जाए कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। इससे हमें क्या पता चला कि रियल प्लेन जो है, ये रियल सेट जो है वो एक सबसेट है कॉम्प्लेक्स सेट का। तो आप लोग लिख लें, रियल सेट इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट। कि रियल सेट जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेट का एक सबसेट है, जिसको आप लोग इस तरह से डिनोट करते हैं कि एक रियल सेट ले लें, ठीक है, और ये सबसेट है कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। यानी कॉम्प्लेक्स इसका एक बड़ा सेट है। जिस तरह से हम एक बात करें कि हमारे पास एक अलमारी है एक रूम में, ठीक है, तो वो हमारे पास उस रूम का सबसेट है, यानी रूम एक बड़ा एरिया है, उस रूम का हिस्सा लिया हुआ था अलमारी ने, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। अब हमें ये बात समझ आ गई। एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास इक्वल कब होते हैं। कंडीशन फॉर द इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हमारे पास वो कंडीशन क्या है जिस कंडीशन के जरिए हम कह सकते हैं कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इक्वल होंगे। एक बात याद रखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये कंपैरिजन हम नहीं दे सकते। लेट्स सपोज अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लेट Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे पास Z1 और Z2 हमने कह दिया दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऑब्वियस है कि ये x + i/y की फॉर्म में होंगे। आपको जैसा कि मैंने बताया हम इसमें कंपैरिजन नहीं दे सकते, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि Z1 बड़ा है Z2 से एंड इसी का एक और कंपैरिजन हम लिख दें Z1 जो है वो छोटा है Z2 से। ये कंपैरिजन हम नहीं दे सकते, ठीक है। ये सारा कंपैरिजन है नॉट पॉसिबल फॉर अस, ये हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हम इक्वालिटी ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बता सकते हैं। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होंगे? देखिए मैंने आप जैसा कंसिडर किया कि Z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो ये ऑब्वियस है Z1 जो है वो x + i/y की फॉर्म में होगा। तो मैंने कह दिया कि x1 और y1, Z1 इस फॉर्म में है एंड Z2 मेरे पास इस फॉर्म में है। तो क्या कंडीशन है जिसके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे? तो अब हम उस कंडीशन को लिखते हैं, Z1 = Z2 if and only if x1 = x2 and y1 = y2। यानी कि मैंने बता दिया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होते हैं, जब उनका
रियल पार्ट भी इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो, तो वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल आ जाते हैं। ये जो निशान है देखें डबल एरो का, इसको हम पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये मैथमेटिकल नोटेशन है, इफ एंड ओनली इफ। ये हमारे पास एक मैथमेटिकल नोटेशन है और हम ये, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये चीज ट्रू है तो ये भी ट्रू ही होगी, और अगर ये चीज ट्रू होगी है तो ये चीज भी ट्रू हो जाएगी। यानी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो ये ऑब्वियस है हमारे लिए, हमें सोचना नहीं पड़ना, हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि उसके रियल पार्ट्स भी इक्वल हैं और इमेजिनरी पार्ट्स। और अगर दो नंबर्स के रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल आ गए हैं तो ऑब्वियसली वो दो नंबर्स इक्वल हो जाएंगे। अब इसको हम देखते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक नंबर Z1 है, वो हमारे पास है 2 - 3 आयोटा, एंड Z2 हमारे पास एक नंबर है जो कि है 5 + 4 आयोटा। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं क्या ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं। देखते हैं, अब देखें इसका रियल पार्ट, क्या 2 = 5 आ रहा है, इसका रियल पार्ट रियल के इक्वल है। क्या इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, इसका इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे -3 है, वहाँ 4 इक्वल है, जैसा कि हमें नजर आ रहा है इक्वल नहीं है। These are not equal. So if the real parts and imaginary parts are not equal to each other, so we can say what? Z1 is not equals to Z2, यानी कि Z1 और Z2 हमारे पास इक्वल नहीं है। Why these two numbers are not equal? Because their corresponding real and imaginary parts are not satisfy the equality condition. Equality condition हमारे पास ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं हमारे पास, जब उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास सेम आ जाए। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको कहते हैं काउंटर एग्जांपल के जरिए लेना है कि ये इक्वल नहीं है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 - 3 आयोटा, एंड Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो देखते हैं हमारे पास Z2 की वैल्यू है A + B आयोटा। तो अब क्या होगा, हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या हैं। अब आपको इस सवाल में एक कंडीशन दी जा रही है, ये एक आपके पास क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यू ऑफ A एंड B इफ Z1 is equals to Z2। अब इसमें हमें क्या कहा जा रहा है कि आपके पास Z1 और Z2 एक ये नंबर है, ठीक है, और आपने A और B की वैल्यू फाइंड करनी है अगर Z1 और Z2 बराबर है। तो हमारे पास इसमें गिवन कंडीशन क्या है, ये जो कंडीशन है ये हमारे पास गिवन है। उसने हमें बता दिया कि A और B की वैल्यू फाइंड करें अगर ये दोनों नंबर क्या हो, बराबर। तो सबसे पहले हम इसको इक्वल रख लेते हैं, Z1 is equals to Z2। ये मैंने आपको कंडीशन फॉर इक्वालिटी बताई है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर होंगे तो ये ऑब्वियसली तभी मुमकिन है जब उसके रियल पार्ट्स भी बराबर होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स भी। तो यहाँ पे वो क्या कंडीशन दे रहा है, A और B की वैल्यू फाइंड करें अगर Z1 और Z2 आपस में बराबर है। तो मैंने आपको भी बताया कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अगर Z1 और Z2 बराबर आ गए तो ये ऑब्वियस है कि उसका रियल पार्ट सेम होगा। अब Z2 का रियल पार्ट क्या है, यहाँ पे हमारे पास Z1 का 2 है और Z2 का रियल पार्ट A है। तो यहां से हमें पता लगा कि ये बराबर है, इसका मतलब है A की वैल्यू 2 थी, एंड अगेन Z1 और Z2 इक्वल है, और इक्वालिटी की क्या कंडीशन है कि इसका इमेजिनरी पार्ट भी सेम हो। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या होगा, -3 = B। तो यहां से हमें A और B की वैल्यू पता लग गई कि हमारे पास अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल आ रहे हैं तो वो कब मुमकिन है, जब उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बराबर हैं। तो आपको ऐसे अक्सर MCQs में पूछ लिया जाता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर हैं, A और B की वैल्यू फाइंड करें। A और B की जगह लेट्स सपोज M N X Y सो ऑन कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये दो बराबर है तो मैंने बता दिया कंडीशन फॉर इक्वालिटी क्या है कि इसका रियल पार्ट भी सेम होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट भी। अगर आप इस तरह से देखें, अगर मैं आपको कहूं कि Z1 और Z2 कब बराबर होंगे कि A और B की क्या वैल्यू डालूं कि Z1 और Z2 बराबर आ जाए, तो आपको पता है कि Z1 और Z2 को बराबर करने के लिए मैंने बताया तब भी मुमकिन है जब इसका रियल पार्ट इसके बराबर हो, यानी A की जगह 2 लिख दूं और B की जगह -3 लिख दूं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा
जो था वो बेसिक्स को लेके था। हम यहाँ पे अभी सिर्फ अपने जो है कंसेप्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को अपना स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, हम उसमें ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं और उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ना कि ये फर्दर मोर प्रॉपर्टीज़ भी हम इसको डिटेल स्टडी करेंगे। जैसा कि आज हमने एक कंडीशन को देखा, ये डिटेल स्टडी की है। अमूमन तौर पे इसकी डिटेल स्टडी होती नहीं है लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। हमारा सबसे बड़ा काम ये होना चाहिए फोकस कि हमने एक्सरसाइजेस कर ही लेंगे लेकिन कंसेप्ट जो है ना वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में हमारा जितना कॉन्सेप्ट अच्छा होगा उतना ही हम अच्छा आगे इन प्रॉब्लम सॉल्विंग को कर सकेंगे। आप एक्सरसाइजेस को इजीली सॉल्व कर सकेंगे अगर आपकी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट अच्छी हुई है। ओके, थैंक यू वेरी मच।